वेलकम बैक। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां लगाने के फैसले को मुतअस्सिबाना और खित्ते में जौहरी फैलाव के अदम तवाज़ुन की बड़ी वजह समझा जा रहा है, क्योंकि इस इक़दाम ने आलमी अमन से मुतालिक अमेरिका की दोहरी और दोगली पॉलिसी को भी वाज़ेह कर दिया है। अमेरिका ने बुध को जौहरी हथियारों से लैस पाकिस्तान के तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक नई पाबंदियां आयद करने का ऐलान किया और इस प्रोग्राम की निगरानी करने वाली सरकारी दफाई एजेंसी नेशनल डेवलपमेंट कम्प्लेक्स और 3 निजी कंपनियों पर पाबंदियों का इतलाक किया। अमेरिका का यह फैसला एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब अक्टूबर में अमेरिकी महकमा तजारत के ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी ने मुबैना तौर पर पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मुआवनत करने वाली 16 कंपनियों को ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया था। पाकिस्तान की वजारत खारजा ने बयान में कहा है कि अमेरिकी कार्रवाई अफसोसनाक और जानिबदाराना है और ये फौजी अदम तवाज़ुन में इजाफे का सबब बनेगी, जिससे इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचेगा। बयान में पाकिस्तान ने अपने स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम को 24 करोड़ अवाम की जानिब से क़यादत को सौंपी गई एक मुक़द्दस अमानत करार दिया, जिसकी हुर्मत पर किसी सूरत भी समझौता नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान ने वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ में कहा है कि पाकिस्तान के पुरअमन जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक किसी किस्म की मुदाखलत कबूल नहीं की जाएगी, जबकि इस अमल से यह भी वाज़ेह हो रहा है कि पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3, जिसकी रेंज 2750 किलोमीटर है, और अबाविल जिसकी रेंज 2200 किलोमीटर है, को तो मुतअस्सिबाना अंदाज में निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन इंडिया के पास मौजूद बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 5 से 10,000 किलोमीटर तक है। पाकिस्तानी मौक़िफ़ के मुताबिक इस ज़िम्न में पूरी कौम यकजा है और इस रद्द अमल को ही असली मानों में एब्सोल्युटली नॉट कहा जा सकता है। अमेरिकी पाबंदियों और पाकिस्तान पर मुमकिन असरात पर मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है दिफाई अमूर के माहिर सैयद मोहम्मद अली ने। सर, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताइएगा कि सबसे पहले तो ये जो पाबंदियां अमेरिका की तरफ से सामने आई हैं, उसमें एक तो भारत का जो मिसाइल प्रोग्राम है उसकी रेंज पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है, जो हमारे लॉन्ग रेंज मिसाइल है, उससे ज़्यादा है। उस पर तो पाबंदी नहीं लगी, हमने टेस्ट भी नहीं किया, वो टेस्ट भी कर चुके हैं। तो इसकी आपको असल वजह क्या नजर आती है इन पाबंदियों की? बहुत शुक्रिया समर। आई थिंक मुख्तसरन इसके 3 पहलू हैं, मैं बता देता हूँ। एक सियासी पहलू है अमेरिका की जी हाँ। दाखिली सियासत का, दूसरा जो है सिफारती पहलू है जो कि तशवीशनाक है, और तीसरा जो है तस्वीराती पहलू है। लेकिन सबसे पहले मैं तस्वीराती पहलू बता देता हूँ क्विकली, कि जिस तरह आपने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का एटमी और मिसाइल प्रोग्राम जो है वो इंतहाई महफूज भी है, मुनज़्ज़म भी है और मुस्तनद भी है। और पाकिस्तान को अनफॉर्चुनेटली ये एजाज़ भी हासिल है कि पिछले 45 साल में पाकिस्तान जो है अमेरिका का मोस्ट सैंक्शन्ड एलाई रहा है। जी तो हाँ। हमारे लिए ये कोई नई बात भी नहीं है और हम प्रोवोक भी नहीं होते, लेकिन हम पूरी कौम और हर शोबा, चाहे फौजी क़यादत हो, सियासी क़यादत हो, वो इस पे बिल्कुल वाज़ेह है कि एटमी प्रोग्राम पाकिस्तान की सलामती की सबसे बड़ी ज़मानत है और इस खित्ते में अमन की सबसे बड़ी गारंटी है, और इसके ऊपर समझौता करना किसी हुकूमत, किसी इदारे, किसी लीडर के लिए पॉसिबल किसी सूरत भी ना है, एग्जैक्टली। ना हो सकता है और ना कभी होगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान की जो तस्वीराती सलाहियत है, उस पे इन पाबंदियों का बिल्कुल असर नहीं होगा, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारा मिसाइल प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर दाखिली वसाइल और हमारे साइंसदानों और इंजीनियर्स की मेहनत का समर है, और हम अमेरिका से कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करते तस्वीराती हवाले से, नंबर 2। और तीसरी बात ये है कि सिफारती एतबार से ये अफसोसनाक बात है कि अपने आखिरी महीने में जी हाँ। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके लोग इतनी गैर संजीदा और गैर जिम्मेदाराना बयानात दे रहे हैं, जो कि तस्वीराती और टेक्निकल हकायत के भी खिलाफ है। अच्छा, आखिरी बात पहले मैं बता देता हूँ ताकि आप रिलैक्स हो जाएं, वो ये है कि ये अमेरिका की तस्वीराती पॉलिसी और सोच की तर्जुमानी नहीं है, क्योंकि बुनियादी तौर पे ये एक लोअर रैंकिंग ऑफिसर हैं और स्पेशल असिस्टेंट ऑन नेशनल सिक्योरिटी हैं। जी हाँ। ये नेशनल सिक्योरिटी डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं है, जी हाँ। और 1 महीने के बाद ये अमेरिका के किसी इंडियन स्पॉन्सर्ड थिंक टैंक में नौकरी ढूंढ रहे होंगे, और इसलिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं ताकि फ्यूचर में उनको किसी थिंक टैंक में नौकरी मिल जाए, और वो इंडिया को खुश इसलिए करना चाहते हैं कि जनाब मैं ऐसा बयानिया गढ़ रहा हूँ जो कि कल आपके मफादात को पाकिस्तान के खिलाफ और अमेरिका में बढ़ाने के लिए मैं अवेलेबल हूँ। तो मुझे जो है ना जिस तरह ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब हैं, इस तरह मुझे कोई प्रोजेक्ट दे दें ताकि मैं आपके मफादात के लिए अमेरिकी किसी थिंक टैंक में नौकरी कर सकूँ। सही। अच्छा, इस पाबंदियों के तनाजुर में अगर अगर बात की जाए तो एक जो तशवीश अगर आजकल की टाइमिंग की हम बात करें
तो वो कहीं इसराइल के साथ तो लिंक नहीं कर रहे कि उस वाले से अमेरिका को खतरा कोई हो सकता है, क्योंकि अमेरिका के साथ तो ज़ाहिर हम उसके एक पार्टनर भी रहे हैं कई मामलात के अंदर। तो ये जो जो तशवीश है वो अमेरिका की अपने से ज़्यादा बढ़ के कहीं इसराइल के हवाले से तो नहीं है? नहीं, देखिए बात ये है कि ये एक हकीकत है कि जिस तरह इसराइल अमेरिका का एक अहम इत्तेहादी है, तो भारत भी अमेरिका का एक अहम इत्तेहादी है। तो इस वक़्त हमारी जो रवायती सोच है कि जनाब इसराइल का एक ख़ास अमेरिका के अंदर मुक़ाम है, तो ये एक हकीकत है सियासी जी तौर हाँ। पे कि भारतीय लॉबी का भी असर रसूख इस वक़्त अमेरिका के अंदर कोई इसराइली लॉबी से कम नहीं है। और इसलिए ये इस तरह के बयान इस बात का सबूत है कि भारत का असर रसूख अमेरिका के अंदर बढ़ रहा है। और हम जब अमेरिका से बात करते हैं तो हम भारतीय असर रसूख को मद्देनजर हमें रखना चाहिए, जो कि एक हकीकत है। अलबत्ता हमें हकायक को अमेरिका के सामने रखना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ट्रंप इंतजामिया चंद हफ्तों के बाद आने वाली है, तो मैं तवक्को करता हूँ कि वो इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना बयानात और इक़दामात पे नजरसानी करेगी, ताकि अमेरिका की भी आलमी सतह पे साख मुतासिर ना हो, और साथ ही साथ जो गलतियां बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने की है उनका अजाला किया जा सके। और हम तवक्को करते हैं कि इस खित्ते में अमन के हवाले से जो अमेरिका की बैलेंस ऑफ पावर और स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी की कमिटमेंट है, वो उसको जारी रखेगा। और ये हकायक के भारत के पास ऐसे बैनुल-ए-आज़मी मज़ाइल हैं और एटमी आबदोज़े हैं, जो कि अमेरिका के करीब जाके अमेरिका को भी निशाना बना जी हाँ। सकती हैं और एटमी हमला कर सकती हैं। ये वो टेक्निकल हकायक हैं जिससे एक संजीदा अमेरिकी एहलकार को पहलू तही और सरफ़े नज़र नहीं करना चाहिए। और पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी की ज़रूरियात हैं, जिसका वाहिद मकसद इस खित्ते में अमन को बरकरार रखना और भारतीय जारियत को नामुमकिन बनाना है, उसके अलावा किसी खदशात का इज़हार हक़ाइक़ की तर्जुमानी नहीं है। और मोहम्मद अली साहब, ज़ाहिर है जो बैरूनी जो इसके असरात हो सकते हैं उसकी तो आपने बात की, लेकिन अंदरूनी तौर पर अगर हम बात करें सारी सूरत हाल को लेकर, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जब हम बात कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हाईली पोलराइज्ड हमारी सोसाइटी है, लेकिन इस सारे जो है फैक्टर के बावजूद जब ये इस तरह की सूरत हाल बनी है ये हमारे लॉन्ग रेंज मिसाइल को लेकर, तो पूरी कौम की तरफ से एक बड़ा यकजा मौक़िफ़ आया है। बावजूद इसके कि बड़ी सख्त किस्म की सियासी तकसीम है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन तमाम सियासी जमातों का इस तकसीम के बावजूद यकजा मौक़िफ़ आया। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, आज तो पाकिस्तान एक बड़ा अहम मुल्क है। जी हाँ। और ये जो सियासी तफरीक की आपने बात की, 3 दिन कबल गोल्डमैन साच की एक रिपोर्ट आई है, जिसके तहत ये बात की गई है कि अगले 50 साल में पाकिस्तान जो है, वो दुनिया की छठी बड़ी मईशत होगा। आप देखें इस वक़्त माशी मसाइल कितने हैं, उसके बावजूद गोल्डमैन साच जैसे एक मुक़्तदर और मुस्तनद इदारे ये सही। तवक्को कर रहे हैं कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। और दूसरी जानिब आप जानते हैं कि 1998 में जब हमने एटमी धमाके किए थे, तो जी हाँ। हमारे ऊपर कितना प्रभाव था। हमें इकोनॉमिक इंसेंटिव्स भी दिए गए, और हमारा आप जानते हैं 28 मई को हमने धमाके किए थे, उससे 2 हफ्ते बाद जी हाँ। हमारा बजट आना था। लेकिन उसके बावजूद हमने कौमी सलामती पे कोई समझौता नहीं किया, और ना कोई हुकूमत कर सकती है। और मैं समझता हूँ ये एटमी प्रोग्राम वो वाहिद हमारा ऐसा मामला है जिस पे तमाम मकातब फ़िक्र, तमाम कौम, तमाम इदारे, तमाम सियासी जमातें जो है मुत्तहिद हैं, और अपने तमाम सियासी इख्तिलाफात भुलाकर वो पाकिस्तान को सबसे इम्पोर्टेंट हमारी रेड लाइन बिल्कुल। समझते हैं, और इस पर किसी किस्म का ना समझौता कभी किया है, ना किया जा बिल्कुल, सकता है। पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है वो हमारी सलामती और इस्तेहकाम का ज़ामिन है, इसीलिए पूरी पाकिस्तानी कौम जो है इस प्रोग्राम के साथ खड़ी है, इसकी सपोर्ट में खड़ी है, और इस पर किसी किस्म का समझौता ना किया गया है, ना ही आगे किया जाएगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के कबायली ज़िला कुरम में जारी दहाइयों तवील तनाज़ा जितना संगीन और जानलेवा साबित होता जा रहा है, उतना ही अब हुकूमत और रियासत की जानिब से इस तनाज़े को सुलझाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। गो के कुरम में अमन अमान की संगीन सूरत हाल और मासूम जानों का ज़िया तो गुज़िश्ता कई बरसों से जारी है, और सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 4 बरसों में इस इलाके में फसादात के बायस तकरीबन 1600 अफराद जामहक हो चुके हैं। और अब गुज़िश्ता माह 21 नवंबर को मुसाफिर गाड़ियों के काफिले पर होने वाली फायरिंग के नतीजे में खवातीन और बच्चों समेत 44 अफराद के जामहक होने के बाद से इलाके में कशीदगी अपनी इंतहा को आन पहुंची।
और दोनों फरीकैन के दरमियान मुसल्लह तसादुम की वजह से 100 से ज़ायद अमवात के बाद मरकजी शाहराह गुज़िश्ता तकरीबन 2 माह से बंद है और इस कशीदगी को कम या ख़त्म करवाने के लिए गुज़िश्ता कई हफ्तों से चलने वाले ग्रैंड कबायली जिरगे भी फिलहाल नाकाम ही दिखाई दे रहे थे। ताहम इस मुतालिक आज एक बड़ी पेशरफ्त हुई जब खैबर पख्तूनख्वा की अपेक्स कमेटी ने कोरम में क़याम अमन के लिए तमाम बंकर्स खत्म करने का फैसला कर लिया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने पेशावर में मुश्तरका तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत की, जिसके एलामिया के मुताबिक एपेक्स कमेटी इजलास में कुरम के मसले के पायदार हल के लिए तवील मुशावरत के बाद लाया अमल तय हुआ है। एलामिया के मुताबिक दोनों फरीकैन तमाम असलहा जमा करेंगे और हुकूमत की सालिसी में मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। इजलास में फैसला हुआ है कि रज़ाकाराना तौर पर असलहा जमा करने के लिए दोनों फरीकैन 15 दिनों में लाया अमल देंगे। एलामिया में मजीद कहा गया है कि 1 फरवरी तक तमाम असलहा इंतजामिया के पास जमा किया जाएगा और 1 फरवरी तक इलाके में कायम तमाम बंकर्स में इस्तेमाल किए जाएंगे। इजलास में यह फैसला भी हुआ है कि इलाके का जमीनी रास्ता वक्फे से आर्जी तौर पर खोल दिया जाएगा। एलामिया के मुताबिक जमीनी रास्ते पर आमदो रफ्त महफूज बनाने के लिए सिक्योरिटी मैकेनिज्म तरतीब दिया जाएगा, जिसके तहत पुलिस और FC काफिलों को मुश्तरका तौर पर सिक्योरिटी फराहम करेंगे। इजलास में यह भी फैसला किया गया है कि इमरजेंसी आमदो रफ्त के लिए विफाकी और सूबाई हुकूमतें हेलीकॉप्टर फराहम करेंगी और किसी भी पुरतशद्दद कार्रवाई पर इंतजामिया रास्ते दोबारा बंद करने पर मजबूर होगी। दूसरी जानिब इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि अमन के क़याम के लिए तमाम तवानाइयाँ बरूए कार लाई जाएंगी। अमन व अमान के लिए वफाकी हुकूमत भी ताउन करे। अमन के मामले पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मुल्क भर में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पुरज़म है। हर सतह पर अमन यकीनी बनाने के लिए इक़दामात उठाए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में पूरा ताउन करेंगे। कुरम में क़याम अमन अवलीन तरजीह है, क्योंकि हुकूमत अपने तहत तो इस मसले को सुलझाने के लिए पुरुमीद है, लेकिन हालिया कशीदगी के बायस पारा चिनार टल रोड पिछले 72 दिनों से हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद है, जिसके बायस शहरी परेशान हैं। जबकि अपर कुरम को हर किस्म की सप्लाई मुअत्तल होने से अशियाए खुरनोश, अद्वियात, ईंधन समेत मुख्तलिफ चीज़ों का ज़ख़ीरा ख़त्म हो गया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक सहूलत और अद्वियात की अदम दस्तियाबी के बायस अस्पतालों में अमवात का खतरा बढ़ गया है और कुछ इत्तलात के मुताबिक अद्वियात की किल्लत के बायस कुरम में 29 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं, लेकिन हुकूमत इस मुतालिक इनकारी है, जिसके बकौल बच्चों की अमवात की तादाद न 29 है और न ही अद्वियात की किल्लत से अमवात हुई है। कुरम में ये तो नहीं कहा जा सकता कि सब कुछ ठीक ठाक है, ठीक ठाक नहीं है। बच्चे यकीनन जाँ बहक हुए हैं, लेकिन मीडिया में जो 29 का फिगर आ रहा है कि वो दवाएं अद्वियात की कमी की वजह से, तो वो फिगर गलत है। ऐसी बात नहीं है। कुछ जनरल बीमारियों, कुछ नमूनिया की वजह से कुरम में हेलीकॉप्टर के जरिए हमने करोड़ों रुपए की अद्वियात पहुँचाई है। पाड़ा चिनार अस्पताल में इस वक्त अद्वियात का कोई ऐसा इशू नहीं है। इमरजेंसी अद्वियात सारी वाफिर मिकदार में वहाँ मौजूद है। हुकूमत का दावा अपनी जगह, लेकिन कुरम में पैदा होने वाले इंसानी बहरान को देखते हुए एडी एयर एम्बुलेंस ने जख्मियों और मरीजों को पेशावर मुंतकिल करने के लिए सर्विस भी शुरू कर दी है। और दूसरी जानिब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने सूबाई हुकूमत से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा कर दिया है। गवर्नर KP के बकौल कुरम जल रहा है। सूबाई हुकूमत और विफाक क्या कर रहे हैं? सूबाई हुकूमत एक पारा चिनार रोड नहीं खोल सकती, बाकी क्या करेगी? सूबाई हुकूमत के पास बानी की रिहाई के सिवा कोई एजेंडा नहीं। अलमिया यह है कि कुरम की सूरत हाल को लेकर जहां सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, वहां इस तनाज़े को मसले की रंग देने की कोशिशें भी हो रही हैं, लेकिन इस तनाज़े की सबसे बड़ी वजह सोना उगलती वो ज़मीनें हैं जिस पर कबाइल और मसलक में बटी कुरम की आबादी अब तक सैकड़ों जाने गंवा चुकी है। अगर ज़िला कुरम की अहमियत की बात हो तो ये ज़िला 3 अतराफ से अफगानिस्तान जबकि एक जानिब पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। इसके जोग्राफिया की वजह से ही कुरम को किसी ज़माने में पैरट्स बीक यानी तोते की चोंच कहा जाता था। अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग में ज़िला की स्ट्रेटेजिक अहमियत भी इसी वजह से काफ़ी अहम समझी जाती रही। ज़िला कुरम का सदर मुकाम पारा चिनार है, जो पाकिस्तान के दीगर इलाकों से सिर्फ एक सड़क के रास्ते जुड़ा हुआ है, जो लोअर कुरम में सद्दा के इलाके से गुजरती है। अगर कुरम में ज़मीन की मिल्कियत के तनाज़े की बात हो तो अंग्रेज़ दौरे हुकूमत में 1890 की दहाई में इस कबायली इलाके को बाकायदा तौर पर आबाद किया गया और ज़मीनों की तकसीम हुई। ताहम कुरम के ज़्यादातर इलाकों में लैंड रिकॉर्ड आज तक मौजूद नहीं और मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ कबाइल और अफराद ज़मीन के टुकड़ों की मलकियत के दावेदार हैं। पाड़ा चिनार के ज़मीन का शुमार कबायली इलाकों की ज़रखेज़ तरीन ज़मीनों में होता है। सरसब्ज़ व शादाब और पानी के वाफर ज़खायर होने के बायस जहाँ की फसलें और बागात मशहूर हैं, जिनमें चावल,
सब्जियों और मेवाजात को खुसूसी शोहरत हासिल है। इस वक्त ज़मीन का तनाज़ा कम से कम 5 मुख्तलिफ मुकामात पर मौजूद 10 या उससे ज़ायद देहातों और कबाइल के दरमियान है। पिवाड़ और गीदो, तिरीमंगल, अपर कुरम में अफगानिस्तान की सरहद के साथ वाक़ देहात हैं। यहाँ मुतनाज़ ज़मीन मौजूद है जिस पर इन देहातों के बासी दावा करते हैं और बाज़ औक़ात मामला फसादात तक पहुँच जाता है। वो शहरा और मिली खैल भी अपर कुरम यानी पाड़ा चनार में वाक़ 2 देहात हैं। यहाँ हालिया लड़ाई 2 अफराद के दरमियान चंद कनाल ज़मीन के तनाज़े पर हुई जो बाद में पूरे ज़िला में फैल गई और दर्जनों अफराद की हलाकत का बाइस बनी। मकबल और कंज अली ज़ई भी अपर कुरम में अफगानिस्तान की सरहद पर वाक़ 2 देहात हैं जहाँ ज़मीन की मिल्कियत का तनाज़ा कई दहाइयों से जारी है। बालिश खेल और पाड़ा चमकनी देहातों के दरमियान भी हज़ारों एकड़ ज़मीन का तनाज़ा है। इस तरह बंगश कौम जो ज़िला कुरम के मुख्तलिफ देहातों में फैली हुई है और तिरा हमजा खेल कौम जो लोअर दीर में शोरको के इलाके में आबाद है के दरमियान ज़मीनी तनाज़ा फसादात का सबब बनता है। अगरचे सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सिर्फ 4 सालों में यहाँ 1600 से ज़ायद अफराद फसादात में हलाक हुए, लेकिन क़बाइली माहिदीन के मुताबिक यह तादाद कहीं ज़्यादा थी। इन फसादात में 5000 से ज़ायद अफराद जख्मी भी हुए। ज़िला कुरम का शुमार मुल्क के उन कबाइली इलाकों में होता है जहाँ तालीम की शरह सबसे ज़्यादा है। यहाँ ख़वातीन की शरह तालीम भी साबिक फाटा के दीगर इलाकों के मुकाबले में ज़्यादा बताई जाती है, लेकिन माहिरीन के मुताबिक जब तक इस इलाके में मौजूद फाल्ट लाइन्स यानी फ़िरक़ावारियत और ज़मीनी तनाज़े का खात्मा नहीं होगा, यहाँ अमन का क़याम नामुमकिन है।